वेलकम बैक राजीव। ब्रेक से पहले आपने प्रोफेसर अदील मलिक और ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली की गुफ्तगू सुनी। इस वक्त इस जंग का इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या रहा, क्या मजीद हो सकता है? डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब साबिक वजीर खजाना है, हमारे साथ मौजूद है। मिफ्ता साहब, ईरान इसराइल जंग की बात करें, अब व्हाट डू यू फोर सी और उसका अभी तक जो है माशी इम्पैक्ट क्या हुआ ग्लोबली, और मजीद क्या हो सकता है? देखिए, पहला तो जो ये जो जंग का जब से इसराइल ने ईरान के ऊपर जंग शुरू करी है, आपने देखा है कि पेट्रोल की प्राइस, गैस की प्राइस दुनिया भर में बढ़ती रही है, ऑयल की प्राइस। अब अमेरिका ने ज्वाइन कर ली है, तो शायद इससे और मजीद इसमें इजाफा हो जाए। तो हमको तो जाहिर है कि हमारे यहाँ तो महंगाई का बड़ा एक अंसर जो है वो पेट्रोल की और डीजल की कीमतों से होता है। अगर दुनिया भर में कीमतें महंगी होंगी तो हमारे यहाँ भी महंगी होंगी, तो उससे फर्क पड़ सकता है। और फिर उसके बाद ये कि शिपिंग में डिलेज हो सकते हैं, हो सकता है रिसेशन दुनिया में हो जाए, तो उससे हमको तो बहुत फर्क पड़ सकता है, हमारे एक्सपोर्ट में कमी आ सकती है। तो पाकिस्तान के लिए तो ये चीजें मुस्बत नहीं हुई हैं, पाकिस्तान के लिए ये मनफी चीजें हैं। देखिए, अगर अपनाए उर्मुज बंद हो जाता है, ऐसी गुजरगाह है जहां से 21 बिलियन बैरल तेल गुजरता है, और उसके बाद तो ऑब्वियसली ऑयल प्राइसेस ऊपर जा सकती हैं और उसका इम्पैक्ट भी डेविस्टेटिंग हो सकता है मुख्तलिफ ममालिक की इकोनॉमीज पर। जी जी, कुछ दिनों तक तो चीजें बहुत खराब होंगी अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में, पर्शियन गल्फ के अंदर ईरान की अ, ये जंग जो है वो फैल जाती है, वहां तक कशीदगी हो जाती है। तो इससे बहुत ज्यादा चीजें फैलेंगी और फिर बात तो बड़ी आगे तक बढ़ जाएगी। अल्लाह मा करे, ये तो खुदा न खास्ता हमको पता नहीं किस किस्म की जंग में धकेल सकते हैं। आप जानते हैं कि रशिया के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो, सॉरी, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जो है वो रशिया जाने की बात कर रहे हैं। ये बात तय है कि ईरान की फौज जो है वो बहुत कमजोर निकली। ये बात तय है कि ईरान जितनी बातें करता था उतनी अ, उन बातों को बैकअप नहीं कर सका। जैसे मिसाल के तौर पर हमारी पाकिस्तान की फौज ने 2 घंटे के अंदर पहली रात को, 6-7 की मई की रात को दिखा दिया दुनिया को कि हमको जहाज उड़ाने आते हैं और जहाजों में गिराने आते हैं। ईरान की फौज ये कहीं नहीं कर सकी अब तक। लेकिन कुछ मिसाइल जरूर मारे हैं इसराइल में। लेकिन इस वक्त ईरान का जो सामना है वो अमेरिका और इसराइल से है। तो ईरान बहुत मुश्किल में है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब तक ईरान की जो भी जितना भी पसपा किया गया ईरान को कि ये जंग खत्म हुई है, और मुझे लगता है कि अभी इसके जो असरात हैं वो काफी अरसे तक चलेंगे। तो मुझे इस पे दुनिया भर की मंडियों में, मार्केटों में और तेल की कीमतों में भी इसके असरात नजर आ। अच्छा, देखिए, सीज फायर के बाद अगर दोबारा ऑल आउट वॉर की तरफ चली जाती है बात, क्योंकि इसराइल का असल मकसद जो था वो रिजीम चेंज था, ऐसे में पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहली जो जरूरत पाकिस्तान के पास है वो स्ट्रेंथ की है। ठीक है, पीपल रिस्पेक्ट स्ट्रेंथ। आज जो पाकिस्तान की दुनिया भर में इज्जत हो रही है, जो फील्ड मार्शल को डोनाल्ड ट्रंप ने बुलाया था, ये सब कुछ नहीं होता अगर उस दिन हिंदुस्तान यहाँ पे हमले करके चले जाता और हम कुछ नहीं करते। लेकिन क्योंकि हमने उनके 6 जहाज उस दिन गिरा दिए, तो इज्जत, तो दुनिया, देखिए, ताकत को इज्जत मिलती है, सच्ची बात मैं आपको बता। दूसरा ये कि आपने देख लिया कि सीरिया में क्या हुआ, आपने देख लिया इराक में क्या हुआ, आपने देख लिया कि लिबिया में क्या हुआ, कि जब बहुत देर तक हुकूमतें 40-40 साल तक नहीं हटती, मोहम्मद कदाफी नहीं हट रहे थे। सीरिया में हाफिजुल असद और उनके बाद उनके बेटे बशार अल असद ने अपने लोगों को कत्लेआम करना मुनासिब समझा, लेकिन अपनी हुकूमत नहीं छोड़ी। इसी तरह इराक में भी खत्म हो गया, इराक जंगों के अंदर। तो ये रिजीम चेंज वगैरह जो है ना, ये अमेरिका के लिए या मगरबी ममालिक के लिए कहना आसान होता है, उनको बैठे बैठे दूर से। ये रिजीम चेंज होते होते इधर बड़ी शहादतें हो जाती हैं, लाखों लोग मर जाते हैं और ममालिक तबाह हो जाते हैं। और ये रिजीम चेंज हो जाए, उसके बाद ईरान के कितने हिस्से होते हैं या ईरान एक ही हिस्से में रहता है और क्या होता है ये नहीं पता। हमारे पास एक चीज जो है कि गो के हमारी जमहूरियत नहीं है, हमारे मुल्क में इस किस्म की जमहूरियत नहीं है जिसको हम जमहूरियत समझते हैं। लेकिन कम से कम ये है कि हमारे मुल्क को अल्लाह की मेहरबानी से कोई टूटने का डर नहीं है, और कोई दूसरा मुल्क आगे अगर रजीम चेंज नहीं कर सकता। हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ है, और खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो जाता है तो हमारी फौज जो है वो हुकूमत को डायरेक्ट कंट्रोल भी कर सकती है। ईरान के अंदर एक
تو یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ایران کا یہ جو اسلامک ریولوشنری گارڈ ختم ہوتا ہے، اور یہ اٹ از ویری ہیٹڈ بائی دا ایرانین پیپل، ایران کے لوگ جو ہیں وہ ایک کافی ان کی ذہن جو ہے وہ مختلف ہے، جو 50 40 سال 45 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں، ایرانی اگر فری ووٹ ملے تو ایک دن میں ان کو نہ رہے، دس از اے ریئلی ٹرولی ہیٹڈ ریجیم. اور دا فیکٹ کہ ہر تیسرا بندہ ان کا ایران کا سیکورٹی کا موساد کا ایجنٹ نکل رہا ہے، آپ کو پتا دیتا ہے یہ کہ کتنا یہ ان کا ملک جو ہے وہ کی حکومت ان کی ہیٹڈ ہے. لیکن نن دا لیس حکومت ہے، اور وہاں پہ مجھے نہیں لگ رہا کہ ایران کی ایک آرمی تیار ہے کہ وہ کل جا کے حکومت کنٹرول کر لے. ان کی آرمی بھی مجھے نہیں لگتا کہ اس کے اوپر ریولیوشنری گارڈ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک اور قسم کی ایک اور بھی قسم کی آرمی ہے، وہ 2 3 حصوں میں بٹی ہوئی ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ بھی کنٹرول کر سکے. تو پاکستان کو تو جو کرنا چاہیے اس پیش نظر یہ کہ بھائی اپنا کام سے کام رکھیں ہم، لیکن ہمارے پاس اسٹرینتھ ایسی ہونی چاہیے کہ نہ ہمارے مشرقی بارڈر سے کوئی ہم کو تنگ کر سکے بالخصوص، اور نہ ہمارے مغربی یا ہمارے شمالی بارڈر. مفتاح اسماعیل صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا. ناظرین، بریک کے بعد سابق وزیر خزانہ سے گفتگو جاری رہے گی.